हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साइट डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी सेकंड ईयर काउंसलिंग साइकोलॉजी के इजी नोट्स का एक्सप्लेनेशन चल रहा है और अभी हम हैं सेकंड पेपर पर MPCE 022 जिसका कोड है। प्रीवियस 4 वीडियोस में हम काफी सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। 15 टॉपिक हम कवर कर चुके हैं इन टोटल। 16th आपके सामने है जिसको आज के वीडियो में हम बिगिन करेंगे। ये 5th पार्ट है MPCE 022 का सेकंड पेपर का। और केस हिस्ट्री टेकिंग इन डिटेल मैंने लास्ट वीडियो एंड करते वक्त आपको ये चीज बताई थी। ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना, क्योंकि इंटर्नशिप में भी आपको इसमें काफी हद तक हेल्प मिलेगी अंडरस्टैंड करने में बेसिक्स। बाकी केस रिपोर्ट बनाना एक अलग चीज होती है, लेकिन फिर भी बेसिक्स यहीं से लिए जाते हैं कि कैसे हम किसी पर्सन की केस हिस्ट्री बनाते हैं तो उसमें डिटेल्स को लिया जाता है। ये एक टॉपिक है जो 10 मार्कर में पूरा पूछा जाता है और बहुत आसान टॉपिक है। ये देखने में लगता है, इस टॉपिक को देखकर कई बार बच्चों को लगता है कि पता नहीं क्या क्या लिखना होगा, लेकिन बहुत आसान है। आज के वीडियो में लगभग 3 टॉपिक हम कवर करेंगे और उसमें से 2 टॉपिक तो ऐसे हैं जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। एक तो आपके सामने ही है कि केस हिस्ट्री को कैसे हम क्रिएट करते हैं, किसी पर्सन की डिटेल्स कैसे लेते हैं, ये जानेंगे। और दूसरा साइकोडायनामिक्स में से हम एक टॉपिक लेंगे और फिर आगे और भी जितना हम कवर कर पाएंगे आज के वीडियो में करेंगे। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की, विच इज केस हिस्ट्री टेकिंग इन डिटेल। केस हिस्ट्री चाहे आप किसी भी ब्रांच में हो, आपको जब इंटर्नशिप करनी होती है तो केसेस बनाने ही होते हैं। तो किस तरह से डिटेल्स लेते हैं उसको हमें एक लैंग्वेज फॉर्मेट में लिख कर आना है अपने एग्जामिनेशन में। जब 10 मार्कर में ये क्वेश्चन आता है, अ केस हिस्ट्री इज अ डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ अ पेशेंट्स मेडिकल, सोशल एंड फैमिली बैकग्राउंड विच इज एसेंशियल फॉर डायग्नोजिंग एंड ट्रीटिंग द पेशेंट। अगर ये समझा जाए, पहले हम पहले इस लाइन पे पहले मेंशन करेंगे कि आखिर केस हिस्ट्री होती क्या है। तो केस हिस्ट्री एक डिटेल रिकॉर्ड होता है किसी भी पेशेंट का, जिसमें हम उसकी मेडिकल हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, उसकी पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली बैकग्राउंड, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को लेते हैं। बेसिकली एक डेटा कलेक्शन का मेथड होता है जिसकी हेल्प से हम उस डेटा को प्रोसेस कर पाते हैं। इनिशियली तो केस हिस्ट्री में हम डेटा को कलेक्शन का ही काम करते हैं पहले, फिर प्रोसेसिंग भी होती है। केस हिस्ट्री का मतलब ये जस्ट डेटा कलेक्शन भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कह सकते, लेकिन उसमें प्रोसेसिंग भी आगे करते हैं। लेकिन प्रोसेसिंग के लिए हमें बहुत सारा डेटा चाहिए होता है। It helps clinicians understand the patient's overall health status, identify risk factor and form a clinical picture of the condition. पर्सन के साथ जो कोई भी इशू है उसको फिगर आउट करने के लिए, जैसे अगर किसी डिसऑर्डर को डिटेक्ट किया गया है तो उससे पहले बहुत सारे ग्राउंड्स पर बात की गई होगी, बहुत सारी चीजों को फाइंड आउट करने की कोशिश की गई होगी कि आखिर ये डिसऑर्डर पर्सन में डेवलप हुआ कैसे। तो वो चीजों तक पहुंचने के लिए हम उसके बहुत सारे डिटेल्स लेते हैं। अब इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, केस हिस्ट्री का एक फॉर्मेट होता है। एक चीज और समझिएगा, फॉर्मेट कोई फिक्स नहीं है कि डॉट वही होता है। हर क्लिनिक में आपको वो फॉर्मेट में वेरिएशन मिलेगा, लेकिन वो बहुत ही स्लाइट वेरिएशन होगा। मेजॉरिटी में जो चीजें हैं वो सब में वही होंगी। जैसे कि पेशेंट्स की जब हम डिटेल लेंगे, उसके डेमोग्राफिक डिटेल्स लेंगे, तो डेमोग्राफिक डिटेल्स क्या होते हैं, उसके बारे में, उसके आज जहाँ वो रहता है उससे जुड़े हुए, उसकी फैमिली से जुड़े हुए आसपास की चीजें, राइट। तो उस तरीके से वो डिटेल्स लिए जाएंगे। वो सीरियल में आगे पीछे हो सकते हैं कि आप पहले उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछ लें, बाद में उसका नेटिव प्लेस पूछ लें, वो चीजें आगे पीछे तो कर सकते हैं, लेकिन वो पार्ट होता है, फॉर्मेट के अंदर से कहीं निकल कर नहीं जाता, वो उसी का पार्ट होता है। तो शुरुआत हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें क्या लेना चाहिए जब हम हमारे सामने एक पेशेंट है, आपके सामने एक पेशेंट है, आप उसकी केस हिस्ट्री का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं या अपनी इंटर्नशिप की रिपोर्ट में भी लिखना चाहते हैं, तो शुरुआत आपको वहां पे केस स्टडी में कैसे करनी होती है, पेशेंट्स के आइडेंटिफिकेशन से। अब ये पेशेंट आइडेंटिफिकेशन लिखा हो, डेमोग्राफिक डिटेल्स लिखे हों, ये हेडिंग बदल सकती है। मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रही थी कि जो फॉर्मेट क्लिनिक टू क्लिनिक चेंज होता है, या फिर कोई काउंसलर टू काउंसलर भी चेंज हो सकता है, मतलब काउंसलर भी करते हैं ऑफकोर्स, तो वहां पर हेडिंग्स तो बदलेंगी मगर कोर चीजें नहीं बदलेंगी, ये मैं बताना चाह रही हूँ आपको। तो शुरुआत होगी सबसे पहले पेशेंट का जो है वो हम फुल नेम लिखेंगे। अब इसी के साथ में एक चीज आपको और बता दूं, जब आप यहाँ पर इस तरीके से मेंशन कर रहे हैं तो आप यहाँ लिखेंगे, एक्चुअली में जब आप एक प्रैक्टिशनर हैं या फिर आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन रहे हैं, जो भी हैं, उस केस में आप अपने रिकॉर्ड के लिए तो उसको लिखेंगे, वहां पर तो ये होती हैं। मगर जब आप इंटर्नशिप में उस डॉक्यूमेंट को कहीं आउट कर रहे हैं तो आपको आइडियली उस पर्सन का नाम हाइड करना होता है। मैं जब भी अपने जो हम स्टूडेंट्स हमसे इंटर्नशिप रिपोर्ट लेते हैं तो मैं उनको हमेशा चीज समझाती हूँ कि हम जो रिपोर्ट्स बना के देते हैं उसमें पेशेंट का नाम हम XYZ ABC या कुछ भी, या मिस्टर RJ, है ना, ऐसे करके मिस्टर RJP कुछ भी, तो हमें वहां पे आइडेंटिटी हाइड करनी होती है। क्योंकि अगर ये डिटेल्स एक्चुअल हैं, जो कि एक्चुअल ही होते हैं, जब हम आपको केसेस बना के देते हैं इंटर्नशिप रिपोर्ट में, तो आप उसमें देखते होंगे कि आपको केसेस दिखते हैं, तो वो जो केसेस रियल में ही हुए होते हैं उन्हीं पर केसेस बनाए जाते हैं। तो उन केसेस में हम उस पर्सन की रियल स्टोरी कहीं रिवील करने जा रहे हैं, हम बताने जा रहे हैं कि उस पर्सन का नाम लेट्स से कुछ भी है,
अब लेट्स से के बाद भी मैं नाम नहीं ले रही हूँ, मैं इतना ज्यादा स्टिक हूँ इस रूल पर कि देखिए मैं तो नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन यही हमें करना भी है कि हमें उस पर्सन की आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना है। हम क्या रिवील कर सकते हैं? उसकी डेट ऑफ बर्थ रिवील कर सकते हैं, जेंडर कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन उसका नाम रिवील नहीं करेंगे। ठीक, लोकेशन भी रिवील कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि कौन कौन सी चीजें हैं वो आपको मेंशन करनी होंगी। उसका नेम, उसकी एज, सेक्स, डेट ऑफ एडमिशन, कब आया वो पेशेंट, एड्रेस उसका, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। इसके अलावा अगर आप कुछ चीजें और ऐड करते हैं, जैसे उसकी एजुकेशन, एजुकेशनल बैकग्राउंड आप लिखना चाहते हैं, एड्रेस लिखना, एड्रेस तो हो गया, एड्रेस भी हमने यहाँ पे हो गया, और भी कोई चीज आपको लग रहा है, उसकी सैलरी है, इनकम है, फैमिली इनकम है, जो भी चीजें पेशेंट के आइडेंटिफिकेशन में हमें कुछ बेसिक चीजें हम लिख सकते हैं वो हम बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जितने पॉइंटर्स होंगे टोटल 9-10 इतने ही लिखने हैं, इस चीज को समझिएगा। इसीलिए जो हम केस हिस्ट्री आप बनाते हैं, केस रिकॉर्ड आप बनाते हैं, तो उसमें आप चीजों में यहाँ पे चेंज देखते हैं, पर कुछ चीजें तो कॉमन ही है, जैसे नेम, एज, सेक्स, फैमिली के बारे में जो 3 चीजें जो हो गई, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गए, ये सब। तो पहला पॉइंट हो गया, यानी डेमोग्राफिक डिटेल्स, जो जिसकी थ्रू पर्सन का आइडेंटिफिकेशन होगा कि वो है कौन और कहाँ का है कौन तो हम कह रहे हैं, लेकिन उस कौन को हमें बताना नहीं है। कब नहीं बताना है? जब आप इंटर्नशिप में इस काम को करते हैं, मैं साइमल्टेनियसली समझा रही हूँ, लेकिन जब आप इसको अपने एग्जामिनेशन में लिखेंगे तो आप यहाँ पे बताएंगे कि हम वहां पे पर्सन का फुल नेम लिखेंगे, एक्चुअल में नाम आपको वहां भी नहीं लिखना है, पर अपने रिकॉर्ड में जहां पर आप एक्चुअली में कर रहे हैं, रियल सिनेरियो में कर रहे हैं, और कहीं आप उसको डॉक्यूमेंट्स को आउट नहीं करने जा रहे हैं, तब आप नाम लिखेंगे। ऑफ कोर्स आपको नाम तो पता ही होना चाहिए ना अपने क्लाइंट का। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर, विच इज अबाउट चीफ कंप्लेंट्स। क्या इश्यूज हैं? पर्सन अपने बारे में जो भी चीजें आपको बताता है, तो क्या वजह है जिसकी वजह से उसको इश्यूज हो रहे हैं, तो जो भी कंप्लेंट्स वो बताता है उन कंप्लेंट्स को लिख लीजिए। वो आप एक पूरे पैराग्राफ की तरह लिख सकते हैं, वो आप पॉइंटर्स बना के लिख सकते हैं, आपके ऊपर है आप कैसे भी उसकी इंफॉर्मेशन को अपने पास कलेक्ट करते हैं जो कि आपके लिए ईजी हो। अब यहाँ पे चीफ कंप्लेंट्स में या मेजर प्रॉब्लम्स में या प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम, हेडिंग्स बदल सकती है, मैंने आपको बता दिया, लेकिन कोर कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। तो चीफ कंप्लेंट में जो जो मेजर इश्यूज हैं उसके, आप उनको लिखेंगे। अब उन इश्यूज के हम डीपर में जाएंगे, थर्ड पॉइंट पे कोशिश करेंगे कि जो प्रेजेंट में उसको इलनेस हो रही है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, उसकी हिस्ट्री पे जाएंगे। हिस्ट्री में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कब से वो प्रॉब्लम हो रही है। सबसे पहली बात, ऑनसेट ऑफ द प्रॉब्लम, कब से वो प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम कैसे ग्रो हुई, प्रॉब्लम का प्रोग्रेशन कैसे हुआ, हाउ द सिम्टम्स हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम। मतलब आपको प्रॉब्लम की डिटेलिंग करनी है, एक एक बात का एक एक बुलेट पॉइंट बनाना है। ये आप रियल में भी करते हैं जब आप केस हिस्ट्री लिखते हैं। कब से हो रही है, कितना ड्यूरेशन है, कितनी इंटेंसिटी है, उसके संग और कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, या फिर कोई ऐसा कहना चाहिए कि कोई ऐसा कोई फैक्टर तो नहीं है, जिस प्रीडिस्पोजिशन फैक्टर या कोई भी तरीके का फैक्टर जिसकी वजह से इश्यू हो रहा है। जो भी उस प्रॉब्लम से एसोसिएटेड चीजें हो सकती हैं वो हम देखेंगे। क्या उस प्रॉब्लम के लिए पहले कोई ट्रीटमेंट लिया गया है, क्या उसका डेली लाइफ पर इम्पैक्ट हो रहा है, जो भी उससे एसोसिएटेड चीजें हैं, लेकिन पास्ट में उन सब का रिकॉर्ड हम यहाँ पे नोट करेंगे। क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे, मान लीजिए हम उसको कह रहे हैं कि आपको तो मेडिकेशन की तरफ जाना चाहिए, सिंपल एग्जाम्पल ले रही हूँ, पर पता चला वो तो सब मेडिकेशन भी ले चुका है, वहां भी वो सक्सेसफुल नहीं रहा, इसीलिए वो आपके पास आया, तो आप वापस से उसको यू टर्न पे थोड़ी भेजेंगे। तो इसीलिए हमारे पास ये पास्ट में रिकॉर्ड होना चाहिए उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कि क्या क्या चीजें पहले प्रॉब्लमेटिक रही। फिर इसके अलावा हम पास्ट मेडिकल हिस्ट्री अलग से भी लिखते हैं। ये क्लिनिकल में लिखी जाती है, काउंसलिंग के केसेस में नहीं लिखी जाती, ये इंटर्नशिप की बात हो रही है। अच्छा देखिए, मैं आपको एक चीज अभी बता दूं कि इंटर्नशिप को की केस स्टडी कैसे बनानी एग्जैक्टली, इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे, अलग से एक वीडियो बनाएंगे, अलग से डिस्कशन रखेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस चीज को समझते हुए आप कहीं पर भी कंफ्यूज हो जाए, आपको ये ना समझ में आए कि मैम एक्चुअल में बताना क्या चाह रही हैं, मैम ये टॉपिक बता रही हैं या मैम हमें केस हिस्ट्री लिखना सिखा रही हैं। मैं आपको ये तो जरूर बता रही हूँ कि यही फॉर्मेट उसमें यूज होता है, लेकिन इस पॉइंट से मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर कर रही हूँ। हम इस आंसर पर हैं कि हम इस आंसर को एग्जाम में कैसे लिखेंगे। रही बात केस हिस्ट्री लिखने की, तो आप में से कितने लोग इस चीज के लिए एग्री हैं, आपको लगता है कि वो भी एक फॉर्मेट डिस्कस होना चाहिए, आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। बेस्ड ऑन दैट आई विल डेफिनेटली ब्रिंग अ वीडियो अबाउट इट। तो ठीक है, उसको वहां पे छोड़ते हैं, इसको लेकर चलते हैं कि अब जब हम पास मेडिकल हिस्ट्री पर्सन की लिखेंगे, तो उसमें जो भी उसकी मेडिकल कंडीशंस रही हैं, ये भी हो सकता है कि जब हम उसकी मेडिकल हिस्ट्री लिखें तो पता चले कि नो हिस्ट्री, नो मेडिकल हिस्ट्री, हो सकता है हमें ये लिखना पड़े। पर अगर हुई तो क्या पॉइंटर्स आएंगे, क्या क्या चीजें आएंगी कि कोई सर्जिकल हिस्ट्री हुई है, कोई मेडिकल कंडीशंस थी, हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, कभी कोई एलर्जी हुई, कौन कौन सी मेडिकेशंस उसने ली, कोई वैक्सीनेशन कराया है, तब ये पॉइंट्स आएंगे। जैसे मैं भी कह रही थी ना कि क्लिनिकल में हम लिखते हैं
काउंसलिंग में जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि काउंसलिंग में हमारे पास बड़े बेसिक केसेस आते हैं। काउंसलिंग में हमारे पास हो सकता है कोई रिलेशनशिप इशू का केस आ जाए, तो आप उसमें मेडिकल हिस्ट्री का क्या करेंगे, वहां जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो चीजें फिल्टर हो जाती हैं बेस्ड ऑन क्या केस है, क्या जो केस हमारे पास आया है उसके हिसाब से ही फॉर्मेट स्विच होता है, चीजें चेंज होती हैं थोड़ी बहुत, ठीक। अब इसके बाद हम फैमिली हिस्ट्री पर जाएंगे कि फैमिली में क्या क्या इश्यूज हैं, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर रहा है, कोई क्रॉनिक डिसीजेज रही हैं, नॉर्मली जो एज ऑफ डेथ है फैमिली में वो क्या रही है पहले, ये लेंगे। अच्छा, ये तो हम ले रहे हैं क्लिनिकल के केसेस में। हो सकता है हम फैमिली हिस्ट्री में और भी चीजें ले लें कि फैमिली के संग रिलेशनशिप विद फैमिली करके भी हेडिंग होगी, वो आगे देखेंगे। सोशल हिस्ट्री में पर्सन का लाइफस्टाइल हैबिट्स क्या है, लिविंग सिचुएशन क्या है, किस तरीके की फैमिली में रहता है, ऑक्यूपेशन क्या है, हॉबीज इंटरेस्ट क्या है, ट्रैवल हिस्ट्री, सेक्सुअल हिस्ट्री। तो ये सोशल लाइफ से उसके रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो उसकी हिस्ट्री में हम ले लेंगे। फिर उसके जो रिव्यू ऑफ सिस्टम, ROS जिसको कहते हैं, यानी कि उसके ऑर्गन से रिलेटेड कोई भी एडिशनल सिम्टम तो हमें देखने को नहीं मिला है। ये प्रॉब्लम तब आती है जब मेडिकल हिस्ट्री ज्यादा होती है और उसमें भी डिटेलिंग करनी पड़ती है, तो ये काम मोस्टली साइकियाट्रिस्ट को करना होता है। उन्हें ये जरूरत पड़ती है ROS करने की जब उन्हें लगता है कि मेडिकल हिस्ट्री एक वजह है, मेडिकल इश्यूज एक वजह है और मेडिकल हिस्ट्री बहुत बड़ी है, तब ये जरूरत पड़ती है, वरना नॉर्मल काउंसलिंग के केसेस में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, आप चाहें तो इस पूरे पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ध्यान रखिए, जब आप फॉर्मेट लिखेंगे आप इसको मिस भी कर देंगे, स्किप करेंगे, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब फिजिकल एग्जामिनेशन, पर्सन के फिजिकल एग्जामिनेशन में हम देखेंगे कौन कौन सी चीजें हैं, जनरल अपीयरेंस कैसी है उसकी, वाइटल साइंस कैसे हैं, ये सब चीजें उसके बारे में, जो भी चीजें हैं बायोलॉजिकल मोस्टली नजर आ रही हैं आपको कि क्या क्या उसकी फीचर हैं, उनको फिजिकल एग्जामिनेशन हमने कराया। अच्छा, हो सकता है हमारे पास केस ऐसा आए जिसमें हमें जरूरत ही नहीं पड़े, तो हम लिखेंगे नो फिजिकल एग्जामिनेशन वॉज रिक्वायर्ड। तो हम तब ये लिखेंगे जब हमें जरूरत होगी नहीं, पर ये हम तो फॉर्मेट की बात करें ना कि फॉर्मेट में क्या क्या चीजें यूज होती हैं, तब हम ये जरूर लिखेंगे, तो हमें फॉर्मेट में ये मेंशन करना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोस्टिक टेस्ट, कोई लेबोरेटरी टेस्ट हुआ है, कोई इमेजिंग हुई है, स्पेशल टेस्ट हुए हैं, ये मेंशन करेंगे। उसके अलावा डिफरेंशियल डायग्नोसिस, कोई भी ऐसे डायग्नोसिस जो हिस्ट्री या फिजिकल एग्जामिनेशन के बेसिस पर हैं, तो वो भी लिखे जाएंगे। फिर डायग्नोसिस में हमने क्या फाइंड आउट किया, इतना कुछ डिटेलिंग्स तो करी, इतना कुछ इकट्ठा तो किया हमने डेटा, लेकिन हमें उससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली वो सब हम डायग्नोस करके यहाँ लिखेंगे। और लास्ट में हम लिखेंगे कि इसके लिए हमने क्या ट्रीटमेंट प्लान बनाया। जब ट्रीटमेंट प्लान बनेगा तो उसमें मेडिकेशंस दी हमने, लाइफस्टाइल मेडिकेशंस बताए, रेफरल दिए, फॉलोअप दिए, ये सब चीजें हो जाएंगी। सर्जिकल इंटरवेंशन, तो जो भी अगर सर्जरी रिक्वायर्ड है तो उसके लिए भी हम प्लान बनाएंगे। प्रोग्नोसिस, द लाइकली कोर्स एंड आउटकम ऑफ द कंडीशन, क्या हमें लगता है ऐसा करने के बाद पॉसिबिलिटी होगी, अगर ये प्लान हम उसको देते हैं ऑप्ट करने के लिए तो क्या उसको बेनिफिट्स होंगे, वो सब चीजें हम यहाँ पे लिखेंगे। पेशेंट की एजुकेशन, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड टू द पेशेंट अबाउट द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट ऑप्शन एंड लाइफस्टाइल चेंजेस, इंस्ट्रक्शंस ऑन मैनेजिंग देयर कंडीशन, पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिकेशन एंड व्हेन टू सीक हेल्प, तो ये सभी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। फिर लास्ट में सिग्नेचर और डेट के साथ में ये एक केस हिस्ट्री का फॉर्मेट ओवर हो जाएगा। अब इसको 1 मिनट के लिए पॉज लीजिएगा, मतलब वीडियो को पॉज मत करिएगा, मैं तो लगातार बोलने वाली हूँ। आपने कभी ना कोई अपना मेडिकली टेस्ट कराया होगा, ब्लड टेस्ट कराया होगा, डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं, कोई ना कोई टेस्ट आपने कराया होगा। जब उसकी रिपोर्ट आती है तो उसमें बहुत सारी चीजें बहुत बारीकी से लिखी होती है, अगर टेस्ट बहुत ही माइनर, उस मतलब बहुत ही डीपर में जाके हुआ है। फिर वहां पे लास्ट में क्या रहता है, जो आपके जिन्होंने पैथोलॉजी में जो आपको करते हैं टेस्ट, जो डॉक्टर होते हैं उनके सिग्नेचर रहते हैं नीचे, वो पूरा उनका नाम वगैरह लिखा होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी समरी खत्म होती है सिग्नेचर और डेट के साथ में। केस हिस्ट्री किस कैटेगरी के लिए हो रही है, कैटेगरी मतलब क्या वो एक बेसिक जनरल डिसऑर्डर है, या कोई एक लाइफ का कुछ ऐसा सिंपल सा कॉम्प्लेक्स सा या कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं है, जैसे रिलेशनशिप इशू हो गया, एग्जामिनेशन एंजाइटी हो गई, उस हिसाब से इसका जो फॉर्मेट होता है वो चेंज हो जाता है। यहाँ जो आप देख रहे हैं दिस इज मोर अबाउट द क्लिनिकल फॉर्मेट। क्लिनिकल में हम जिस तरीके से सिस्टम में फॉर्मेटिंग होती है, डिटेल्स दिए जाते हैं। अब जब आप इंटर्नशिप की केस स्टडी लिखते हैं, जिसको कि मैंने अभी थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दिया था, उसमें कुछ चीजें और बदलती हैं, वो जो आपके इग्नू का जो आपका पूरा हैंडबुक है उसके हिसाब से आप उसको फॉलो करते हैं, मगर ये वो डिटेल्स हैं जो केस हिस्ट्री फॉर्मेट से किसी भी क्लिनिकल सराउंडिंग में, किसी भी क्लिनिकल सेटअप में लिए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको कि जब भी हम किसी पर्सन में कोई डिसऑर्डर या कोई भी मेंटल
प्रॉब्लम को डायग्नोस करने जा रहे होते हैं, तो इतने डिटेल्स हमें उसके बारे में लेने होते हैं। और कुछ डिटेल्स ऐसे भी हैं जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। जैसे आपने देखा कि अगर हमें कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं मिली है, तो फिर उसके आगे जहां पर मेडिकल हिस्ट्री की रिक्वायरमेंट ही जब हमें मिली ही नहीं है, तो उसके आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है, तो वहीं पर हम स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, विच इज फ्रॉइडियन साइकोडायनामिक थ्योरी। फ्रॉइडियन साइकोडायनामिक थ्योरी की जब हम बात करते हैं, मैंने न जाने कितने ऐसे वीडियोस बनाए हैं जिसमें इसमें बहुत डिटेल में बात की, और हमेशा ही मैं डिटेल में करती हूँ क्योंकि मुझे खुद भी बहुत पसंद है। साइकोडायनामिक्स मेरा फेवरेट टॉपिक है, और सिगमुंड फ्रॉइड जो है उन्होंने साइकोडायनामिक थ्योरी को डेवलप किया है। साइकोलॉजी की फील्ड में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है ये, क्योंकि ये इनकी जो थ्योरीज हैं, इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनमें से बहुत सारी ऐसी चीजें निकल कर आती हैं जो हमारी पर्सनैलिटी में, हमारे अंदर छुपी हुई चीजों को बाहर निकाल सकता है। नॉर्मली हर थ्योरी वर्क नहीं करती, लेकिन इनकी थ्योरी ऐसा वर्क करती है। This theory offers a comprehensive framework for understanding human behavior, personality development, and mental disorder through the lens of consciousness, unconscious processes. Here's an explanation covering its key component. सबसे पहले बात करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। जो साइकी का स्ट्रक्चर है, वो सिगमंड फ्रॉइड ने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसको वो कहते हैं इड, ईगो और सुपर ईगो। 3 चीजें होती हैं जिन्हें हमें समझना है। इड क्या होती है? इड किसी भी पर्सन के अंदर प्लेजर प्रिंसिपल को डेवलप करती है। मींस जिस पर्सन की इड हाई होती है, ये हमारे पर्सनालिटी के कंपोनेंट होते हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो। और हर पर्सन में इड, ईगो और सुपर ईगो तीनों होते हैं, लेकिन उनका रेशियो वेरी करता है। एक छोटा बच्चा जिसके अंदर इड बहुत हाई होगी, नॉर्मली इड हाई ही होती है बच्चे के अंदर, क्योंकि इड जो है वो जिद का दूसरा नाम है। जब कोई बच्चा बहुत ज्यादा जिद करता है चीजों के लिए, इसका मतलब वो इड पे हाई है, क्योंकि उसको अपनी जिद मनवा के प्लेजर मिलता है। प्लेजर प्रिंसिपल पर प्लेजर जो है वो उसको हाई हो जाता है, वहां पे उसको मिलता है। तो द प्राइमल पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑपरेटिंग ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल, सीकिंग इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ बेसिक ड्राइव्स लाइक हंगर, सेक्स एंड एग्रेशन। किसी चीज में वो गुस्सा दिखाना, सेक्स की डिजायर होना, या फिर किसी भी तरीके का एग्रेशन को दिखाना। तो यहाँ पे जो होता है, हम कहते हैं उस पर्सन में इड बहुत हाई होता है। जो रेपिस्ट होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, ये भी इड पे हाई होते हैं, क्योंकि जिस पर्सन के अंदर किसी चीज को लेके जिद ज्यादा होती है, जुनून ज्यादा होता है, इसका मतलब उसकी इड जो है वो हाई होती है। और इड का हाई होना बुरा नहीं है, बट इड को हम एक चाइल्डिश बिहेवियर से हमेशा एसोसिएट करते हैं, क्योंकि नॉर्मली बच्चों में ही इड हाई होती है। फिर इसके अलावा डिफरेंट केसेस हो गए जो मैंने आपको बताया। इसके बाद बात करते हैं ईगो की। जब एक जिद करने तक का एक समय होता है लाइफ में, लेकिन जब हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो ईगो होती है ना, वो हमारे अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाती है। ईगो हमेशा इड से ही निकलती है। एक बच्चा आपको 9 साल, 10 साल, 11, 12 मान लेते हैं, थोड़ा और आगे तक भी जिद करता हुआ दिख सकता है चीजों के लिए, लेकिन एक टाइम आएगा उसके अंदर खुद ही समझ आनी शुरू हो जाएगी। वो इड ना रह के अब उसके अंदर ईगो डेवलप होनी शुरू हो जाएगी कि हाँ, इस काम को करके कुछ फायदा भी है कि नहीं है। वो रैशनली सोचना शुरू कर देगा, और जब वो ऐसा करेगा तो इसका मतलब उसके अंदर ईगो डेवलप होनी शुरू हो गई है। और ये रियलिटी प्रिंसिपल पर बेस करती है। मतलब हमें लग रहा है कि इस काम को, एक वक्त था जब उस काम को करने की जिद थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस काम को करके कुछ फायदा भी है, करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो हम रियलिटी पे जब आ जाते हैं तो मतलब पर्सन के अंदर ईगो डेवलप हो जाती है। The ego negotiate between the its demand and reality using rational thought to delay gratification until conditions are appropriate, balancing the id with the external world. जैसे एक छोटा बच्चा है, अगर वो आप कहीं पे ऐसी जगह पर है, किसी भी ऐसी जगह पर है जिसके लिए उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है कि यहाँ पे मौसम खराब है, यहाँ पे ऐसी क्लाइमेट कंडीशंस ठीक नहीं है, तो मुझे पानी में, नदी में नहीं जाना चाहिए। लेट्स से एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो वहां पे उस बच्चे को उस चीज से किसी से मतलब नहीं है। वो क्या करेगा, उसको तो पानी के फ्लो से मतलब नहीं है, उसे उसमें दौड़ना है, जाना है, खेलना है। यहाँ पे वो अपनी इड को दिखा रहा है। लेकिन एक दूसरा पर्सन जो क्लाइमेट कंडीशंस को समझ रहा है, वो ये देख रहा है कि इस समय पानी में जाने से प्रॉब्लम हो सकती है, इस समय वेदर ठीक नहीं है, तो ऐसे काम नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब वो ईगो पे हाई है, उसको समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कब तक? तो यहाँ पे लिखा है कि यूजिंग रैशनल थॉट टू डिले ग्रेटिफिकेशन। दिल उसका भी चाह रहा है कि वो पानी में जाए, खेले कूदे, लेकिन वो अपने ग्रेटिफिकेशन को डिले कर रहा है। कब तक? जब तक उसे लग रहा है कि कंडीशंस अप्रोप्रिएट नहीं हो जाती, इस काम को करने का ये सही समय नहीं है। मतलब वो रैशनली सोच पा रहा है। बैलेंसिंग द इड विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड, तब वो अपनी जिद को कंट्रोल करके, सप्रेस करके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ में अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहा होता है। तो इसका मतलब उसके अंदर ईगो होता है। फिर आता है सुपर ईगो। जब ईगो के आगे सुपर लग जाता है तो मतलब कुछ सुपर बात हो जाती है। अभी तक हम ये तो समझ ही रहे थे कि क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लॉजिकली सोच रहे थे। लॉजिक में जब मॉरल्स भी ऐड हो जाते हैं, ये काम करना चाहिए और ये काम नहीं करना चाहिए, यहाँ तक तो ईगो है। लेकिन ये काम इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे बुरा होगा, ये इसलिए कर लेना चाहिए इससे किसी का भला होगा। जब मॉरल्स भी ऐड हो गए तो वो सुपर ईगो बन जाती है। तो एक स्टेप आगे बढ़ जाता है इंसान
represents internalized moral standards and ideals including the conscious conscience. It develops around age 5 stemming into parental and societal influences. इसकी वजह से पर्सन जो है वो परफेक्शन के स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। जब आप मॉरल्स भी ऐड करते हैं ना तो परफेक्ट नजर आते हैं। हम कहते हैं ना किसी बच्चे से कि बेटा आप इस तरह से अंकल से बात मत करो, उन्हें बुरा लगेगा। तो हम बच्चे को जब ये चीज समझा रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, तो हमारे अंदर से वो चीज दिख रही है कि हम उसको एक बहुत ही टॉप मोस्ट चीज समझा रहे हैं, उसके नीचे फिर कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें बताते हैं कि जो हमारे इड, ईगो और सुपर ईगो है वो हमारी पर्सनैलिटी के कॉम्पोनेंट होते हैं। अब बात आती है कि हमारे जो लेवल्स होते हैं कॉन्शियसनेस के, वो 3 होते हैं जो जिनसे हमारी मेंटल फंक्शनिंग होती है। ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये हमारे कॉन्शियसनेस के लेवल को दिखाता है। सबसे पहले वो लेवल आता है जिसमें जो चीजें हैं वो सामने से हैं, मौजूद हैं। जैसे मैं अभी आपको बता सकती हूँ कि मैं आपको MPC 022 की क्लासेस पढ़ा रही हूँ, आपको पता है कि आपके एग्जाम आने वाले हैं तो आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। वो सभी चीजें जो हमारी आंखों के सामने मौजूद हैं, जिनको हम बहुत ही इजिली माइंड से निकाल कर एक दूसरे के सामने रख सकते हैं, वो सब कुछ हमारे कॉन्शियस का पार्ट है। मतलब होश में रहना, कहते हैं ना होश वाली चीजें, जो होश में हम बता सकते हैं सब कुछ, वो सब कुछ हमारे कॉन्शियस का पार्ट है। उसमें यहाँ परसेप्शन तो लिखा है, लेकिन नॉट जस्ट परसेप्शन, एनीथिंग विच इज अ पार्ट ऑफ आवर प्रेजेंट इज अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्शियस लेवल। फिर आता है सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस जो होता है ये आइसबर्ग बनाया हुआ है। वैसे तो आइसबर्ग, ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, ये तो पिक्चराइजेशन के थ्रू दिखाने के लिए इतना इसको वाइड कर दिया गया है। लेकिन आपने कभी देखा होगा कि ग्लास में, मेरे पास अभी कोई ग्लास यहाँ नहीं है, मैं आपको दिखाती, मैं क्या दिखाती, आप खुद भी देख चुके हैं इस चीज को, कि जब ग्लास में पानी होता है तो वो पानी की जो एक लेयर होती है ना, जिससे हमें पता चलता है कि ये ऊपर का जो स्पेस है वो खाली है और नीचे पानी है, वो एक लाइन होती है, थिन लाइन, वो सेपरेट कर रही होती है दो चीजों को। तो ये वो लाइन है। अब इतनी चौड़ी इसलिए हो गई है क्योंकि आपको हमें समझाना भी है। ये इतना चौड़ा नहीं होता है। आइसबर्ग आपने देखा ना, आइसबर्ग जब पानी में डूबा होता है, या आप वहां तो छोड़िए, ओशन पे मत जाइए, वापस आ जाइए लौट के अपने घर में, एक आप किसी भी पॉट में आइस को डाल दीजिएगा, तो आइस क्या होगी, नीचे थोड़ा तैरेगी, ऊपर भी तैरेगी, और एक बीच में एक लाइन होगी। वही लाइन जो है वो ये लाइन है जो सबकॉन्शियस में है, हमारी मेमोरीज में है, जो कुछ भी हमने स्टोर किया हुआ है। अब जो कुछ लेवल पर है उसको ऊपर खींचना थोड़ा आसान होगा। ये तो आप मानेंगे ना कि जो चीज लेयर पे होगी उसको ऊपर लाना आसान होगा, लेकिन जो चीज बहुत बॉटम में होगी उसको लाना मुश्किल होगा। लेकिन सिगमंड फ्रॉइड ने मुश्किल काम को करने का रास्ता बताया है। वो चीजें यहां से निकालेंगे, आपके अनकॉन्शियस से निकाल के ऊपर तक लेकर आएंगे अभी। लेकिन फिलहाल के लिए आप ये जान लीजिए कि जो हमारे कॉन्शियसनेस के लेवल होते हैं वो 3 होते हैं। एक वो जो आप सब कुछ प्रेजेंट में बता सकते हैं, वो आपका कॉन्शियस लेवल हो गया। एक वो जिसको आप बहुत इजीली खींच सकते हैं, जो मेमोरीज हो गई, कोई स्टोर्ड नॉलेज है, जो कुछ भी आप इन दिनों पढ़ रहे हैं। अगर मैं आपसे सामने से पूछ लूं कि बताइए फर्स्ट वीडियो में मैंने क्या क्या पढ़ाया था, आपको क्या क्या चीजें बताई, तो आप बता देंगे क्योंकि इतनी बड़ी बात नहीं है आपके लिए। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि क्लास 9th की हिस्ट्री की बुक में 4th चैप्टर कौन सा था, आप नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे ऑफकोर्स, है ना। तो ये चीजें कहाँ हैं, जो भी चीजें हमारे अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन बहुत फेड आउट हो जाती है, बहुत बॉटम में चली जाती है, इसको निकालना इम्पॉसिबल ही होता है। लेकिन फिर भी हमारा अनकॉन्शियस जो होता है वो इतना बड़ा होता है कि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमने कहीं दबा के छोड़ी होती हैं, सप्रेस कर दी होती है। मतलब हम चाहते नहीं है कि वो ऊपर रहें, इसलिए वो नीचे चली गई है। ऐसा नहीं है कि आप कभी, आपने जब क्लास 9th में हिस्ट्री का 4th चैप्टर पढ़ा था तो आपने ये चाहा नहीं था कि वो कभी आपको याद ना रहे, लेकिन वो ऑटोमेटिकली चला गया। मगर ये वो चीजें हैं जो आपने चाही कि आप उनको दबा के रखें, वो आपके अंदर कहीं छुप जाए, सप्रेस हो जाए। अब इसके अंदर वो चीजें होती है जैसे फियर, किसी भी चीज का फियर है तो आप चाहते हैं कि वो डर जो है वो दब जाए, डर जो है वो दब जाए, ऐसा आप चाहते हैं, है ना। कोई वॉयलेंट मोटिव्स हैं, कोई अनएक्सेप्टेबल सेक्सुअल डिजायर है आपकी, वो आप उसको सप्रेस कर लेंगे। इरेशनल विशेज हैं, कोई ऐसी उल्टी सीधी इच्छा है मन में कि ऐसा करके देखा जाए, तो आप सोचेंगे नहीं नहीं ऐसा कर थोड़ी सकते हैं, तो आप उस चीज को सप्रेस कर लेंगे। कोई इमोरल अर्जेस हैं, कोई शेमफुल एक्सपीरियंस है, कोई गिल्ट है आपके पास, या कोई सेल्फिश नीड है आपकी, तो आप उसको सप्रेस कर लेंगे। तो वो सारी विशेज जो हमारी सप्रेस हो जाती हैं, अनकॉन्शियस में पहुंच जाती हैं, वो प्रॉब्लम करती है लॉन्ग रन में चल के। ये जो कुछ भी इस स्टोर में समेटा हुआ है ना हमने, ये हमारी पर्सनैलिटी में ट्रबल करेगा। हमने उसको दबा तो दिया, छुपा तो लिया, लेकिन वो हम में से कहीं निकल कर नहीं गया है, वो हम में से निकल कर कहीं नहीं गया। वो हिस्ट्री के 9th क्लास के हिस्ट्री के चैप्टर जैसा नहीं है जो भूल गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो चीजें अंदर दबी हुई हैं वो प्रॉब्लम करेंगी। ये बिल्कुल उसी जंक फूड के जैसी हैं जो एक बार बॉडी में पहुंच गई तो प्रॉब्लम करती ही करती हैं, पर हम फिर भी उसको इंटरेस्ट से खाते हैं। तो यही वाली चीज है कि इनको हम दबाते तो चले जाते हैं अनकॉन्शियस में, लेकिन हमें नहीं पता कि यही हमारी पर्सनैलिटी को शेप कर रही है, और एक्चुअल में ऐसा होता है। तो अब सिगमंड फ्राइड ने ये कहा कि जो हमारे कॉन्शियस के 3 लेवल होते हैं, उसमें जो सबसे बॉटम लेवल पर जो भी हमारी पर्सनैलिटी की चीजें होती हैं,
ये जब हमें प्रॉब्लम करती हैं तो कोई ना कोई डिसऑर्डर क्रिएट करती हैं, कोई ना कोई लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, और इन्हीं सबको सॉल्व कराने के लिए आप किसी काउंसलर या किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं। आपको आपको नहीं पता होता कि आप इन्हें सॉल्व कराने जा रहे हैं, लेकिन काउंसलर को, साइकियाट्रिस्ट को ये बात पता होती है कि वो आपके अंदर ही कुछ ऐसी चीजें दबी हुई हैं जो आपको प्रॉब्लम कर रही हैं, जिसकी वजह से आज आप इतना एंग्जाइटी में हैं, जिसकी वजह से आपको फोबिया हो रहा है, जिसकी वजह से आप रिलेशनशिप में सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो वो क्या बातें हैं, उनको निकालने का काम बहुत डिफिकल्ट होता है, जो कि साइकोडायनामिक्स के थ्रू किया जाता है, इसके इंटरवेंशन के थ्रू किया जाता है। मैं आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ रुकूंगी ना तो लगभग आपको 1 से 1.5 घंटा इसी टॉपिक पे बता सकती हूँ। मुझे सीरियसली बहुत मजा आता है। अगर आपने मेरे पहले वीडियोस में कभी इनको देखा है, मैंने तो एक वीडियो भी अलग से बनाया हुआ है, तो जरूर देखिएगा। मैं कहती हूँ एग्जामिनेशन टाइम में शायद आपको टाइम ना मिले, पर अदरवाइज देखिएगा। तो कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस 3 पार्ट हो गए जो ऑलरेडी मैंने बताई दिए। Thoughts and perceptions we are currently aware of, conscious. Information that is not in our immediate awareness but can be readily brought to consciousness, लाई जा सकती है तुरंत। Unconscious, a vast reservoir of thoughts, memories, desire और feeling, जो कुछ भी है जो कि unacceptable है या फिर too painful है acknowledge करने में, लेकिन हमें उसकी या तो वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है अवेयर होकर या बिना अवेयर किए। अब आता है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी थ्योरी में चीज मेंशन की है कि हर पर्सन की कुछ साइकोसेक्सुअल स्टेजेस के थ्रू वो जाता है। जिस तरह से डेवलपमेंट की स्टेजेस पढ़ी थी ना आपने, उसी तरीके से आपको समझना है, फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी आपने, तो अब यहाँ पे आपको समझना है कि हर पर्सन कुछ डिफरेंट साइकोसेक्सुअल स्टेजेस के अक्रॉस जाता है, और उससे पास ऑन होते हुए, हर एक स्टेज से पास होते हुए अगली स्टेज पर पहुंचता है। और हर पर्सन के साथ ऐसा होता है, हम में से कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो यहाँ पे इस स्टेज से क्रॉस होकर ना निकलता हो। हर एक स्टेज में एक प्लेजर सीकिंग जोन होता है जो हमारी बॉडी में ही एग्जिस्ट करता है। और कौन कौन सी वो स्टेजेस होती हैं ये तो काफी शॉर्ट में यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे मैंने एक्सप्लेन भी किया है। ओरल स्टेज जो होती है, यहाँ पे पर्सन 0 से 1 ईयर्स की स्टेज होती है। नाम याद रखने पड़ेंगे आपको, बल्कि मुझे लगता है अगर आप सेकेंड ईयर तक आ गए, नाम आपको याद होंगे, आपने फर्स्ट ईयर में तो पढ़े होंगे, इसके बिना तो बात ही नहीं हो सकती। तो यहाँ पे बच्चे का जो है वो माउथ पे फोकस होता है, चीजों को सक करके वो प्लेजर लेता है। एनल स्टेज में बच्चा जब आता है तो वो बोवल एंड ब्लैडर कंट्रोल पे फोकस करता है, उसको एक्सपल्शन या रिटेंशन में प्लेजर मिलता है। फैलिक स्टेज में बच्चा ही होता है ऑफकोर्स 3 से 6 ईयर्स में, उसका जेनिटल्स पर फोकस हो जाता है, वो ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के थ्रू आता है। अगर आप ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स नहीं जानते हैं तो ये बॉयज और गर्ल्स दोनों में एक तरीके का कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें ऑपोजिट सेक्स पेरेंट के टुवर्ड्स वो बहुत अफेक्शनेट हो जाते हैं, जिससे कहते हैं ना पापा की परी या माँ का लाडला। तो ये वही फेज होता है जिसमें माँ का लाडला डेवलप होना हो जाता है और पापा की परी। वैसे तो ये चीजें मजाक में यूज होती हैं, लेकिन एक्चुअल में उस टाइम पर जो गर्ल चाइल्ड होती है वो अपने फादर के टुवर्ड अफेक्शनेट फील करती है ज्यादा, और मदर्स के टुवर्ड्स नहीं फील करती हैं। और जो बॉयज होते हैं वो मदर को ज्यादा लव करते हैं और अपने फादर से उनको उतना ज्यादा प्यार नहीं होता है। और ये भी एक चीज है कि ये फेज पास हो जाती है तो फिर चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। ये कुछ टाइम के लिए होता है। नॉर्मली बच्चों में 3 से 8 ईयर्स के बच्चों में आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे 3 to 6 दिया है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ आप 3 से 8 9 तक के बच्चों में ये चीज ऑब्जर्व करेंगे। जो बॉयज होंगे वो मदर को लेके ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, बेटियां पापा को लेके ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाती हैं, और उनको ये आइडिया होता है कि उनका जेंडर क्या है। ये भी चीज उनको उस स्टेज में समझ में आती है। फिर आती है लेटेंसी की स्टेज, जिसको जो 6 ईयर से लेकर लगभग 6 7 8 से लेकर यहाँ पे प्यूबर्टी तक चलती है। इस टाइम पर बच्चा की बिल्कुल सेक्सुअल फीलिंग जो है वो डोरमेंट हो जाती हैं, वो खेल कूद में ज्यादा इन्वॉल्व होता है, उसकी फिजिकल हेल्थ जो है वो ज्यादा अच्छे से मेंटेन होने लगती है। लास्ट में आती है जेनिटल स्टेज, जो कि प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स होती है, जब पर्सन मेच्योरली सेक्स एक्टिविटीज को अंडरस्टैंड कर पाता है, उसे पता होता है कि उसको ऑपोजिट जेंडर के साथ में किस तरह से बिहेव करना है और कैसे नहीं। तो ये सब चीजें इस स्टेज में देखने को मिलती हैं। ये है इसके मेन फीचर साइकोसेक्सुअल स्टेजेस के, यहाँ पे दिया हुआ है। क्विकली ओवरव्यू कीजिए और मुझे 1 मिनट का पॉज दीजिए, क्योंकि मैं कंटिन्यूअस बोले चली जा रही हूँ और सो फुल ऑफ एनर्जी में हूँ। तो देख लिया होगा आपने, वही सब चीजें मेन फीचर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। इस तरीके से टेबल बना के आएंगे एग्जाम में, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है ना। अब डिफेंस मैकेनिज्म पे आ जाते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म यहाँ बहुत क्विकली शॉर्ट में लिखी है। मैं आपको अभी वापस इस टॉपिक पे लेके आऊंगी, मुझे ऐसा लग रहा है यही टॉपिक एक हो पाएगा शायद आज। तो डिफेंस मैकेनिज्म पहले समझा दूं, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को समराइज करूंगी एक बार। आंसर पूरा समराइज नहीं करूंगी, जो पढ़ा चुकी उसको रिपीट नहीं करूंगी। मैं आपको ये बताऊंगी कि एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाएगा जिसकी वजह से हम ये इतनी बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले डिफेंस मैकेनिज्म समझ लीजिए। डिफेंस मैकेनिज्म, जो कि मैकेनिज्म का मतलब होता है कोई ऐसी स्ट्रेटेजी, कोई ऐसी प्लानिंग
जो हम डिफेंड करने के लिए करते हैं। पर क्या डिफेंड करने के लिए करते हैं? हमारे अंदर किसी भी टाइप की एंग्जाइटी जब डेवलप होती है और वो जिस वजह से होती है, उस एंग्जाइटी को रोकने के लिए हम उस वजह को खत्म करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आप अपने स्कूल में, क्लास में, कोचिंग में पहुंचने में लेट हो गए, तो आप क्या कहते हैं? आप कोई रीजन देते हैं। वो रीजन जेन्युइन भी हो सकता है, पर क्या हर बार वो सच होता है? हर बार सच नहीं होता। आप झूठ बोलते हैं, नॉर्मली झूठ बोल देते हैं कि मैं ट्रैफिक में फंस गया था, या मेरी स्कूटी खराब हो गई थी, या मेरी साइकिल पंचर हो गई थी। कुछ भी रीजन आप देते हैं, तो ये आप क्या कर रहे हैं? आप एक एक्सक्यूज दे रहे हैं, जिससे कि आपको ये लगे, कि सामने वाले पर्सन को ये लगे कि मैं सच बोल रहा हूं, तो आपको वो एंग्जाइटी नहीं होगी कि मैं देर से पहुंचने पर शेम फील करूं। इस बात को चाहे तो वीडियो को बैक करके सुन लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा, ये मैं तो बोलते से ही भूल गई, लेकिन मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ वो यही बात है कि हम अपनी एंग्जाइटी को शांत करने के लिए बस ये चाहते होते हैं कि दूसरा वाला पर्सन हमारे बारे में ऐसा मान ले, हमें ये लग जाए कि उसने मान लिया, चाहे माने ना माने। बहुत ऐसा होता है। तो ऐसे केस में डिफेंस मैकेनिज्म यूज की जाती हैं। तो बहुत सारे टाइप की होती हैं, और डिफेंस जो मैकेनिज्म है टू कोप विद एंग्जाइटी अराइजिंग फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इड ईगो सुपर ईगो। इनके बीच में जब हमारा किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट होता है, मतलब हमारा दिल, हमारा जो मन है वो जिद भी कर रहा है किसी चीज की, हम रियलिटी को भी समझ रहे हैं, बहुत सारी सिचुएशंस मिक्स हो जाती हैं, तब हम, या हमें कोई एक्सटर्नल थ्रेट मिलता है, तो उस केस में हम डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं। जैसे अगर आपको कोई डरा दे, किसी चीज के लिए धमकी दे दे, तो भी आप उस सिचुएशन में ऐसा रिएक्ट करेंगे। बहुत सारी होती हैं, यहाँ पे 4 ही मेंशन की हैं, आप कोई और 4 भी मेंशन कर सकते हैं। मैं बहुत बार इनके बारे में बता चुकी हूँ वीडियोस में। रिप्रेशन, डिनायल, प्रोजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट। रिप्रेशन में पर्सन अपने अनकॉन्शियस में उन सारी डिजायर को रिप्रेस करता चला जाता है, जिसको उसे लगता है कि उसको मुंह खोल के भी दोबारा नहीं कहना है। जैसे किसी पर्सन को कोई सेक्सुअल असॉल्ट के थ्रू अक्रॉस आना पड़ा, कोई शेमफुल एक्सपीरियंस उसके साथ हो गया, तो वो उसको नहीं बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा, खुद से खुद को भी नहीं बताएगा वो बात रिकॉल करके, राइट। तो ऐसे में वो उसके जो अनएक्सेप्टेबल थॉट्स हैं, डिजायर्स हैं, उनको वो पुश कर देता है, और उसको हम रिप्रेशन कहते हैं। डिनायल में रियलिटी को एक्सेप्ट करने से पर्सन पूरी तरीके से रिफ्यूज कर देता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता, तब हम उसको डिनायल का नाम देते हैं। प्रोजेक्शन में जो खुद मन में चल रहा है ना, वो दूसरों के ऊपर लगा के कहना, और ये बहुत होता है लोगों में, मैंने तो खैर बहुत ही ज्यादा नोटिस किया लोगों को अंदर प्रोजेक्शन को यूज करते हुए, कि अपने ही जो अनएक्सेप्टेबल थॉट्स हैं उनको दूसरे के ऊपर रख के कहना कि लोग तो ऐसा करते हैं, या वो पर्सन ऐसा करता है। तो ये जो होता है प्रोजेक्शन की डिफेंस मैकेनिज्म होती है। डिस्प्लेसमेंट में पर्सन अपने ओरिजिनल प्लेस से निकलने आने वाली एंग्जाइटी को किसी और के ऊपर उठा के फेंक देता है। जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल है, हर बार यही देती हूँ क्योंकि ये है भी आसान, कि एक पर्सन को ऑफिस में बॉस से डांट पड़ी, तो उसने घर आके अपने बच्चों के ऊपर डांट निकाल दी, गुस्सा निकाल दिया, तो ये क्या हो गया? इधर का दुख उठा के उधर फेंक देना, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। बहुत सारी और भी होती हैं डिफेंस मैकेनिज्म, आप कोई भी मेंशन कर सकते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म आपको अलग से भी पता होनी चाहिए। और मैं आपको ये बता दूं कि जिन लोगों का अबनॉर्मल बिहेवियर होता है, उनके अंदर डिफेंस मैकेनिज्म का ओवर यूज होता है। वो लोग बहुत नेचुरली इसको करते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन इसका ओवर यूज करना ही अपने आप में एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। फिर इसी थ्योरी के अंदर आता है ड्रीम एनालिसिस। ड्रीम एनालिसिस एक ऐसी चीज है जिसमें फ्रॉइड ये मानते थे कि ड्रीम्स वर द रॉयल रोड टू द अनकॉन्शियस, वेयर रिप्रेस्ड डिजायर्स कुड बी एक्सप्रेस्ड इन सिंबॉलिक फॉर्म। उन्होंने डिस्टिंग्विश किया बिटवीन द मैनिफेस्ट कंटेंट, द रिमेंबर्ड नैरेटिव ऑफ द ड्रीम, एंड द लेटेंट कंटेंट, द हिडन सिंबॉलिक मीनिंग। उन्होंने इस चीज को क्रिएट किया था कि जो भी हम सपने में देखते हैं, उन सपनों का कहीं ना कहीं कोई मीनिंग होता है, और वो मीनिंग को रिलेट करते थे। होता क्या था, सिगमंड फ्रॉइड क्योंकि एक शुरुआत में एक फिजिशियन थे, तो जब उनके पास बहुत सारे क्लिनिक पेशेंट्स आते थे उनके क्लिनिक पे उनसे मिलने के लिए, तो वो क्या करते थे, लोगों की प्रॉब्लम तो बता सॉल्व करते थे, ऑफ कोर्स मेडिकेशन देते थे, लेकिन उसके अलावा वो क्या करते थे, लोगों से और भी बातें पूछते थे। जैसे होता है ना, डॉक्टर को देख के लोग ज्यादा बातें करने लगते हैं, अरे डॉक्टर साहब ये हो गया जिंदगी में, वो हो गया, तो वो करते करते वो लोगों की बातें सुना करते थे। तो कई बार ऐसा हुआ कि कुछ जो उनके पेशेंट्स थे, उन्होंने अपने सपनों के बारे में उन्हें बताना शुरू किया, तो सपनों के बारे में सुनकर उन्होंने उसका इंटरप्रिटेशन देना शुरू किया कि ऐसा होता है, वैसा होता है, फिर वो चीजें सॉल्व होने लगी। तो उन्हें लगा कि हाँ, ये भी एक चीज है कि जो आप सपने देखते हैं उनका भी कुछ आगे पॉसिबिलिटी है, कि उनका भी आपकी रियल लाइफ से कुछ कनेक्शन होता है। तो इसी के साथ में उन्होंने ड्रीम इंटरप्रिटेशन को क्रिएट किया, जो कि अपने आप में एक मेथड है साइकोलॉजी के अंदर, बहुत ही फैसिनेटिंग सा ये मेथड है। बहुत सारी थेराप्यूटिक टेक्निक्स इसके अंदर आती हैं साइको एनालिसिस के अंदर, जिसमें फ्री एसोसिएशन, मतलब पेशेंट जो होता है वो उसके माइंड में जो भी आता है क्विकली वो उस बात को कहता जाता है। फ्री एसोसिएशन, ही इज फ्री टू से एनीथिंग। ड्रीम इंटरप्रिटेशन, ड्रीम्स को उन लाइफ में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट से रिलेट करके उनको इंटरप्रेट करना।
ट्रांसफरेंस मतलब जब अपना पेशेंट जो होता है वो अपनी फीलिंग्स को किसी थेरेपिस्ट के ऊपर, जो भी उनके सामने थेरेपिस्ट है उनके ऊपर प्रोजेक्ट करता है, तब उसको ट्रांसफरेंस कहते हैं, जिससे उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। अब इसका क्रिटिसिज्म क्या है? फ्रॉइडियन साइकोडायनामिक थेरेपी ग्राउंड ब्रेकिंग थी अपने टाइम पे, इसने बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी झेला है क्योंकि यहाँ पे ओवरली फोकस किया गया है सेक्सुअल और एग्रेसिव ड्राइव्स पर बहुत ज्यादा। दूसरा, ये मेल डोमिनेटिंग थ्योरी बन गई थी, यहाँ पे फीमेल को बहुत नेग्लेक्ट किया गया था। आप जब ये थ्योरी कहीं पढ़ते हैं तो ऐसा आपको लगेगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा था। तो इनके बाद आने वाले लोगों ने भी इस चीज को बहुत क्रिटिसाइज किया कि सिगमंड फ्रॉइड ने तो केवल मेल पर ही फोकस किया, फीमेल को इन्फीरियर माना। वो मानते थे, एक्चुअल में मानते थे, उनकी प्रॉब्लम ये थी। तो ये काफी सारे जो हमारे अनकॉन्शियस के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको प्रेजेंट में लाकर सॉल्व करने की कोशिश करती है। मेथड्स भी इफेक्टिव है, वर्किंग है, बट कुछ ना कुछ इश्यूज रहते ही हैं। इस पॉइंट पर आने से पहले मैंने आपसे कहा था कि जो इतनी बातें हमने साइकोडायनामिक्स में करी हैं वो कैसे लिखी जाएंगी, क्यों पूछी जाएंगी, वापस एक बार आपको समझा देती हूँ। अब आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है 10 मार्कर में कि एक्सप्लेन सिगमंड फ्रॉइडियन साइकोडायनामिक थ्योरी। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। या वो पूछ सकते हैं कि व्हाट वाज द फ्रॉइडियन व्यू, what was the Freudian's view to explain counseling in terms of Freudian theory, कि किस तरीके से काउंसलिंग को हम यूज कर सकते हैं, काउंसलिंग कैसे हो सकती है। तो जब तक हम फ्राइडियन थ्योरी से रिलेटेड, साइकोडायनामिक थ्योरी से रिलेटेड हर एक चीज को नहीं समझेंगे कि मतलब इनकी थ्योरी में क्या क्या चीजों पर पहले लाइमलाइट डाली गई, जैसे कि साइकी के स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया कि हमारी जो ह्यूमन साइकी है वो इन 3 चीजों से मिलकर बनी है। फिर इनके बैलेंस से और इम्बैलेंस से पर्सन की पर्सनैलिटी पे फर्क आता है, इड ईगो सुपर ईगो का, राइट। फिर हमारे कॉन्शियसनेस के जो लेवल होते हैं वो हमारी पर्सनैलिटी को शेप करते हैं। फिर हमारी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट भी साइकोसेक्सुअल वे में होता है, वो भी एक थ्योरी है, इसको 5 स्टेज थ्योरी भी कहते हैं। अलग से भी आ सकती है ये 5 स्टेज थ्योरी जो है आपकी, ठीक है ना, 5 स्टेज थ्योरी। फिर ये डिटेलिंग में लिखनी होगी आपको, मैं थोड़ा गंदा गंदा ही सही लिखे जा रही हूँ जानबूझ के, तो इस तरीके से आपको करना होगा। तो ये सारी चीजें हमें इसलिए इस तरीके से लिखनी होती हैं। अब आज का जो लेक्चर है ना वो अच्छा खासा हो चुका है लेंथ का, क्योंकि मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आके उसको निपटाना नहीं चाहती। पर्सन सेंटर्ड अप्रोच टू काउंसलिंग बहुत सिंपल है, ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पर बेस्ड है। अगर आपने ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कभी भी पढ़ी है तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे, और अगर नहीं पढ़ी है तो भी मैं आपको आसानी से समझा दूंगी, वो मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में तो मेरे ही 2 फेवरेट टॉपिक हो गए जो आज मैं डिस्कस कर रही थी, और मैं पूरा फुल फ्लो में थी आपको समझाते हुए, तो मुझे मजा भी आ रहा था ऑफकोर्स। तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा, एंड एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं तो ऐसे ही पढ़ते रहिए। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, सी यू सुपर सून, बाय बाय।